हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं आपके लिए अक्सर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुपर इजी ट्रिक, जिससे ना कि आप सिर्फ खुद फंडामेंटल राइट समझ पाएंगे, आपको खुद को मौलिक अधिकारों की जानकारी हो जाएगी, बल्कि मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूं कि अगर आपने शुरू से लेके अंत तक ये वीडियो ध्यान से सुनी, समझी और जो मैं आपको तरीका बताऊंगी याद करने का वह अपनाया, तो आप आधे घंटे के अंदर खुद भी ये टॉपिक कर पाएंगे और इतने काबिल हो जाएंगे कि दूसरों को भी ये टॉपिक समझा पाए। तो कंडीशन यही है कि आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखनी है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं, इसीलिए उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा, देन अदर आंसर इज पार्ट 3। और क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार एक तरीके की गारंटी है कि हमारे देश में रहने वाले हर नागरिक जो है वो पूरी रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ रह पाए, सबको बराबर अधिकार मिले और वो अधिकार समान होंगे, क्योंकि वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे, कोई बंदा नहीं दे रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में हर कोई समान है। तो बेसिकली पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक राइट को हटा दिया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 31। वो क्यों हटाया गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले है राइट टू इक्वालिटी, जो कि जिसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। फिर है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आते हैं। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आते हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल नंबर 31 जो है वो मिसिंग आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसे अब हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं रखा जाता, उसे हटा दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 31 था राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि कौन सा राइट है जिसे हटा दिया गया है, या कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे हटा दिया गया है। दैट इज आर्टिकल नंबर 31, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार। तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर पूर्णतः आपका ही अधिकार है, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन फिर क्या देखा गया कि एक बार एक केस हुआ केरला में, जहां पर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही थी और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसी स्पिरिचुअल गुरु की जमीन आ रही थी और वो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे, और उनकी जमीन जरूरी थी गवर्नमेंट को, क्योंकि अदरवाइज वो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जो जहां वो प्रोजेक्ट बनना था वहां के लिए वो जमीन का भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन वो नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये उनका राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी है। तो फिर ऐसे ही केस चला, हालांकि बाद में वो हार गए केस और उन्हें वो जमीन देनी पड़ी। तो तभी से क्या है, ये राइट टू प्रॉपर्टी को क्या हटा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो कल कोई और भी सवाल उठा सकते कि हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अब लेकिन जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लाती है वो तो सबकी भलाई के लिए है ना, तो इसीलिए इसे हटाकर ये तय किया गया कि जैसे अगर किसी की जमीन किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आती है तो उन्हें वो जमीन देनी ही पड़ेगी। हालांकि जो सरकार है उसका मुआवजा आप उस जमीन का आपको जरूर देगी, बल्कि 3 गुना ज्यादा देती है या फिर उससे भी ज्यादा देती है, ताकि जो लोग हैं उनका भी नुकसान ना हो और जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी अच्छे से हो पाए। जैसे आपने सुना होगा कि जब भाखड़ा डैम बना था तब भी बहुत से लोगों की जमीन उसमें आई थी, तो वो सारी जमीन उन्हें ऐसा नहीं है कि नहीं मिली, किसी को हिसार में मिली, किसी को यूपी में मिल गई, तो लोगों को अपनी जमीनें मिली लेकिन दूसरी जगह मिली और प्रोजेक्ट भी अच्छे से हो पाया। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपको ये 6 राइट्स याद करने हैं। सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, जिसमें आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 आते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्रिक देने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने झूठ कहा था, मैं ट्रिक आपको दूंगी। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड याद करना है, दैट इज
ई पाउट। अब पाउट ले लेके फोटोज तो बहुत खिंचवाई हैं, अब पाउट यहाँ पे भी काम आने वाला है। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पाउट बोल देते हैं, इसे ई पाउट बोल देते हैं। तो ई से आर्टिकल नंबर 14, ई से आप याद रखेंगे वर्ड इक्वालिटी, और पी से प्रोहिबिशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल्स। तो आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं जिसको हमने ई से दर्शाया, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जिसका मतलब है कि संविधान की नजर में सब बराबर है। लॉ एंड ऑर्डर विल बी इक्वल फॉर ऑल, यानी कि नियम और जो कानून है या जो सजा है वो सबके लिए बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि किसी गरीब ने अगर कोई मर्डर किया है तो उसे कम सजा मिलेगी, या किसी अमीर ने किया है तो उसे कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक ही सजा निर्धारित है एक गुनाह के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15 जिसे हमने पी से दर्शाया, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में आपने एक मूवी में भी देखा था, आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, हाँ शायद उन्हीं की, हाँ उनकी जो मूवी आई थी, तो उसमें भी आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के उस पे, सेक्स के उस पे, कि ये लड़का लड़की, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। रेस पे, गोरा काला आप किसी को नहीं कह सकते हो। कास्ट के बेस पे आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी में। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 16 जिसे आपने ओ से याद रखना है, जिसमें आएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी रोजगार जो होगा वहां पे सबको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको बराबर का अधिकार होगा कि अगर आप अप्लाई कर सकते हो तो कोई और भी अप्लाई कर सकता है वो। तो यहाँ पे कुछ लोग रिजर्वेशन का मुद्दा उठाते हैं, तो देखिए वो एक अलग बात है, उसे हम यहाँ पे मिक्स ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ वैकेंसीज निकली है, तो ऐसा नहीं है कि जनरल कास्ट वालों के लिए बिल्कुल ही नहीं निकलती, उनके लिए भी होती हैं, और दूसरे जो लोअर कास्ट वगैरह या कुछ होते हैं SC ST वगैरह, उनके लिए भी होती हैं। मतलब मौका तो सबको ही मिला है ना। और अगर रिजर्वेशन है भी है तो वो उन तबके के लिए है कि यानी जो पीछे रह गए थे, तो ज़रूरी है कि उन्हें भी थोड़ा आगे लाया जाए। हालांकि अब थोड़ा चेंज लाना चाहिए इसमें कि थोड़ा फाइनेंशियल बेसिस पे हो या कुछ हो, लेकिन अब कहते हैं ना कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे पूर्वजों ने भी तो उनके साथ कितने जुल्म वगैरह किए हैं, तो शायद हमें उनकी भरपाई करनी पड़ रही है। तो ज़्यादा इसके बारे में ना सोचिए, यहाँ पे सिर्फ इतना सा मतलब है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसको आप अनटचेबिलिटी यानी यू से याद रखेंगे, यू फॉर अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को हटाना। अब अगर आप किसी को ऐसा नहीं कर सकते हो कि तू लोअर कास्ट वाला है, तूने मुझे टच कैसे कर दिया, या ये गलत बात है। जब भगवान ने सबको समान बनाया तो हम कोई नहीं होते कि हम ये सारी चीज़ें लाएं, तो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये कहा कि इस चीज़ को हटाया जाए। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 18 जिसे आप टी से याद रखेंगे, टी फॉर टाइटल्स, यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आपने देखा होगा कि पहले कुछ लोग अपने नाम के आगे यूं ही सुल्तान, महाराजा या ऐसा कुछ ही लगा लेते थे, तो वो नहीं लगा सकते थे। अब वो उन क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उन चीज़ों को हटा दी गया। अब सिर्फ दो ही तरीके के टाइटल्स लगाए जा सकते थे, दैट इज अकेडमिक टाइटल्स एंड डिफेंस टाइटल। अकेडमिक टाइटल में जैसे कोई इंजीनियर है तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है, कोई डॉक्टरेट की डिग्री है तो डॉक्टर लगा सकता है, या डिफेंस के लोग जैसे कैप्टन, मेजर, ये लोग लगा सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो टाइटल्स थे जैसे कि सुल्तान, महाराजा, ये सारी चीजें नहीं लगाई जा सकती थी। तो ये हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी। कौन से वर्ड से याद रखना है, ई पाउट, ई फॉर इक्वालिटी, पी फॉर प्रोहिबिशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यू फॉर अनटचेबिलिटी, टी फॉर टाइटल्स। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक आते हैं। इसको आप किस वर्ड से याद रखेंगे, फॉलिक। फॉलिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, तो उस वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं कि फॉलिक। राइट टू फ्रीडम से एफ फॉर फ्रीडम, एफ फॉर फॉलिक। तो और फिर इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 19 क्या है, एफ फॉर फ्रीडम। फ्रीडम है, किस चीज की फ्रीडम है, उसके लिए आपको एक और वर्ड याद रखना होगा, सामर्प। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, सामर्प से भी याद रख सकते हो, या फिर कुछ और ट्रिक भी ले सकते हो, जैसे कि फ्रीडम मिलती है मतलब आज़ादी। आज़ादी मिलेगी तो खुश होंगे ना, तो खुश होंगे क्या करेंगे, खेलेंगे, होली खेलते हैं चलो। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सब आज, जैसे कि मान लीजिए होली का त्यौहार है तो फ्रीडम मना रहे हैं हम, सब आज आएंगे मांगने रंग पिचकारी, जैसे कि SAAMRP, सब आज आएंगे मांगने रंग पिचकारी।
ऐसे याद रख लीजिए या सामर्प से याद रखिए, जिस भी तरीके में आपको इजी लगता है वैसे याद रखिए। तो आर्टिकल नंबर 19 यानी कि फ्रीडम। अब फ्रीडम किस चीज़ की होगी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपनी बात दूसरों के सामने पीसफुली वे में रख सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। फिर आता है ए, यानी कि फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप क्या है, असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से, आपके पास हथियार वगैरह कुछ ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास आज़ादी है उस चीज़ की, हमें अधिकार है कि हम इकट्ठे होकर किसी चीज़ के बारे में बात कर सके। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। हमें पूरा अधिकार है कि हम क्या करें, यूनियंस वगैरह बनाएं, जैसे अपने ग्रुप्स वगैरह बनाएं, जैसे कि कुछ पार्टीज वगैरह बनती हैं या कुछ भी अपना ग्रुप बना सकते हैं हम अलग। फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन, नेक्स्ट है एम से, फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे पास अधिकार है कि हम इंडिया में किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, बस पैसे होने चाहिए। वैसे जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे देश में जाते हैं तो वीज़ा वगैरह चाहिए या कुछ, ऐसा नहीं है। इंडिया में हम किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। नेक्स्ट आर से है फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी हिस्से में हम रह सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कि हमारी मर्जी है कि हम कोई सा भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, कोई सा भी, या मतलब किसी भी चीज़ में, अगर जैसे मान लीजिए कि किसी का टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वो टीचर बन सकता है, किसी को आर्म फोर्सेस में जाना है तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो इस तरीके से ये 6 फ्रीडम हमें दी गई हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। नेक्स्ट इज, अब फॉलिक बनाया था ना हमने इसका, तो ये फ्रीडम के अंदर आ गया सामर्थ हमारा। ओ से हो जाएगा ऑफेंसेस, याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 20, यानी कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। यानी कि अगर किसी सिटीजन के द्वारा कोई पर्टिकुलर अपराध किया ही नहीं गया, वो जो अपराध वो अभी तक साबित ही ना हुआ हो, तो कोई उसे सजा नहीं दे सकता, उनके भी कुछ अधिकार है। या फिर अगर वो जो अपराध है वो साबित हो भी गया है तो जो सजा जुडिशरी ने दी है वही मान्य है, उसमें अलग से सजा नहीं ऐड की जा सकती। जैसे आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग वगैरह होती है, वो गलत है, भले ही उसने जुर्म किया है लेकिन उसे सजा देने का अधिकार सिर्फ हमारे कोर्ट को है, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को है। लोग उसे अपने तरीके से नहीं निपटा सकते, वो गलत बात है। मतलब उनके पास भी क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस वाला आर्टिकल है। नेक्स्ट एक और बात जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 21 है उसके अंदर आपको 21A को भी अलग से लिखना है, तभी फॉलिक पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 20 तक। आर्टिकल नंबर 21 है हमारे पास, जो एल से है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि मतलब हर किसी को क्या है, जीने का अधिकार है। अब इस आर्टिकल में एक बड़ी ही मजेदार सी बात है, इसमें आपके पास सोने का अधिकार भी है, यानी कि राइट टू स्लीप। तो अगर अब कभी कोई आपको सोने से रोकता है तो आप उसे कह सकते हो कि ये आपका अधिकार है, तो आप सो सकते हो, जितना चाहे उतना सो सकते हो। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21A, यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया था, जब एजुकेशन को, शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार है, हर किसी को स्कूल भेजा जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स वगैरह भी खुलवाए थे बहुत सारे एरियाज में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 22, जिसे आप सी से याद रखेंगे, केसेस, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसके अंतर्गत जिस किसी को भी अरेस्ट किया गया है उसको पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वकील वगैरह करे, या फिर जो भी उसके साथ सजा या उसे क्या सजा दी गई है, किस चीज़ के अंतर्गत दी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताई जाए। नेक्स्ट बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। इसे आपको क्या याद रखना है, टीसी से याद रखना है, यानी कि टेक केयर। जैसे अब अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं ना, स्टे सेफ, टेक केयर, तो वही टेक केयर हमने यहाँ पे याद रख लेना है, टेक केयर। तो इसमें आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 आते हैं। आर्टिकल नंबर 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो होता था कि जो बंधुआ मजदूरी वगैरह करवाते थे वो नहीं होनी चाहिए, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, जो कि इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, वो चीज़ गलत बात है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 24, जिसे सी से याद रखेंगे, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। वही बात है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर को हटाने की बात की गई थी,
यानी कि कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह या फिर जहाँ पे बहुत खतरनाक काम हो रहा है वो बच्चों को काम पर नहीं रख सकते, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस फैक्ट्री के मालिक पर या जो कोई भी बंदा उनसे काम करवा रहा है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए, रिलीजन से आपको कौन याद आते होंगे? ऑब्वियसली हमारे पीएम याद आते होंगे, मोदी जी, क्योंकि वो थोड़ा रिलीजन का ज्यादा ही मानते हैं और वो अपनी मेहनत के बल पर फर्श से अर्श तक भी पहुंचे हैं। पहले क्या करते थे? वो चाय बेचते थे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्योंकि रिलीजन है तो पीएम की बात तो आएगी, पीएम की टी आई। अब चाय वाले थे, वो खुद को चाय वाला कहते हैं तो उन्हें चाय तो पसंद ही होगी, तो चाय तो पियेंगे। तो आपको याद रखना है पीएम की टी आई, पीएम टी आई। तो आर्टिकल नंबर 25 को आप पी से याद रखेंगे, दैट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आप कोई सा भी रिलीजन अपनाएं। अगर आप सिख बनना चाहते हैं आप सिख बनिए, आप हिंदू बनना चाहते हैं हिंदू बनिए, क्रिश्चियन बनना चाहते हैं क्रिश्चियन बनिए, जो कोई भी आपकी मर्जी है आप वो धर्म अपना सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 26 जिसे एम से याद रखेंगे, दैट इज मैनेज, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यानी कि जो भी आपके धर्म रिलेटेड चीजें हैं उसे आप कुछ भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशन या करना चाहते हैं अपने धर्म के लिए, कुछ सेटअप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो भी मतलब आपके रिलीजन का कोई भी काम है वो आपको कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इज टी से याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 27 यानी कि टी फॉर टैक्सेस, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये बात तो आपको पता है कि जो धार्मिक मामलों में पैसे दान किए जाते हैं वहां पे टैक्स वगैरह नहीं लगता, इसीलिए बहुत ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है मंदिरों में, क्योंकि वहां पे आपके पैसे पे टैक्स नहीं लगता। तो ये क्या है सर, ये हमारे अधिकार है कि हमें वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 28 जिसे आई से याद रखेंगे, यानी कि रिलीजियस टीचिंग्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए इसमें क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आप रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो बात आ जाती है यहाँ पे। अब जो स्टेट फंड्स द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं वहां पे आप नहीं दे सकते, जैसे कि केंद्र विद्यालय वगैरह होगी, जो आर्मी स्कूल्स वगैरह हो गए, या फिर आईएमए वगैरह होगी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सारी जगह, ऐसे और भी बहुत सी जगह है, वहां पे आप जो है वो रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो सब क्या सिखाते हैं कि हम सब एक ही हैं, मतलब सारे धर्मों को बराबर माने। लेकिन जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर कमेटी द्वारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स वगैरह, किसी पर्टिकुलर कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस, वहां पे अपनी वो रिलीजियस टीचिंग्स दे सकते हैं। जैसे कि आपने मदरसों के बारे में सुना होगा कि वहां पे वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उन्हें मुस्लिम रिलीजन के बारे में ज्यादा पता चले। पीसी जो है वो सिखों की कमेटी है, वो क्या है अपने स्कूल्स में, अगर आप उनके स्कूल देखेंगे तो वहां पे वो अपने रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो वहां पे ये चीजें सिखाई जा सकती हैं। लेकिन जो स्कूल कॉलेजेस स्टेट फंड से चल रहे हैं वहां पे कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसको आप याद रखेंगे मी, जो हमारा कल्चर है, जो एजुकेशनल राइट्स है वो हमारे हैं, मतलब मेरे हैं, तो मतलब मी से आप याद रखेंगे। तो एम से याद रखेंगे माइनॉरिटीज, आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यानी कि जो माइनॉरिटीज में है, जैसे हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज में कौन है, जैन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स भी वैसे माइनॉरिटीज में ही गिने जाते हैं। तो इन सबके पास क्या है कि पूरा अधिकार है कि ये अपने कल्चर को माने, अपनी लैंग्वेज को बढ़ोतरी दें, मतलब इनके पास भी उतने ही अधिकार है जितने कि किसी और के पास हैं। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, जितने की मतलब मेजॉरिटी वालों के पास है, जो हिंदुओं के पास अधिकार है वो सारे अधिकार इन लोगों के पास भी है। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 13 जिसे ई से याद रखेंगे, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि मैंने बात करी एसजीपीसी और जो मदरसे होते हैं। तो ये क्या है, इनका अधिकार है कि ये चाहे तो कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, उसे चला सकते हैं जिस हिसाब से चाहे, उस हिसाब से बच्चों को क्या है अपने रिलीजन रिलेटेड चीजें सिखा सकते हैं। अब हमारा 6th फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें हमारा आता है आर्टिकल नंबर 32। बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 31 ओमिट कर दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट जब हुई थी, तब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। तो अब बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, देन द आंसर इज आर्टिकल नंबर 32।
इसे क्यों सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? क्योंकि जितने भी अभी तक हमने पढ़े 5 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, वो क्या था कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। अब लेकिन अगर कोई कभी क्या होता है कि हमारे ये अधिकारों का वायलेशन होता है, तो हम क्या करते हैं कि कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, प्ली कर सकते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है। तो वहां पे कौन काम करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि क्या किया जाएगा वहां पे। तो इसमें हम 5 रिट्स की बात करते हैं। तो उसमें नंबर 1 है रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस, यानी कि हेबिस कॉर्पस से मतलब आप याद रखेंगे कि जो बॉडी है उससे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए विद इन 24 आवर्स। यानी कि अगर किसी को ऐसे ही अरेस्ट किया जा सकता है, अरेस्ट किया गया है, तो पुलिस उसे लॉकअप में ही बिठा के नहीं रख सकती। विद इन 24 आवर्स उन्हें कोर्ट के सामने उस मुजरिम, जिसे वो मुजरिम मानते हैं, उसे पेश करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिट ऑफ मैंडामस। मैंडामस मतलब होता है टू कमांड, यानी कि जो कमांड की जाएगी किसी पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपने कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की शिकायत की, यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो जो कोर्ट होगा वो क्या करेगा? उन्हें कमांड करेगा कि आप जाके चेक करिए, या पुलिस को कमांड करेगा कि आप जाके उस चीज को चेक करिए। नेक्स्ट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना। प्रोहिबिशन क्या होता है? रोकना। अब यहाँ पे क्या है कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को रोक सकती है, कि जैसे कोई केस मान लीजिए कि वहां पे चल रहा है लोअर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट उन्हें रोक सकती है कि इसमें आपके पास इतनी पावर्स नहीं है, ये केस हम तक आना चाहिए। तो वहां पे वो कोर्ट केस को रोक कर हायर कोर्ट में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो होता है वी इन्फॉर्म, यानी कि कोई बंदा अगर किसी पब्लिक ऑफिस में है तो उसे बताना पड़ेगा कि वो किस तरीके से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि गलत तरीके से लोग किसी पोस्ट को हासिल कर लेते हैं, फिर उन पर इंक्वायरी बैठती है, तो फिर पता चलता है कि वो उसके काबिल ही नहीं है। तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज रिट ऑफ सर्टियोरी, या इसको सर्टियोरी भी बोलते हैं। अब इसका और प्रोहिबिशन का लिंक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्रोहिबिशन में क्या है कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है कि ये केस हमें दे दीजिए, ये आपके दायरे का केस नहीं है, मतलब ओवर स्टेप कर लेती है। रिट ऑफ सर्टियोरी में भी यही होता है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है, लेकिन ओवर स्टेप नहीं करती। वो इसलिए करती है ताकि जो अगर किसी केस में हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई गंभीर केस हो तो जस्टिस जल्दी चाहिए, न्याय जल्दी चाहिए, तो जो केस है वो सीधा किसके पास चला जाता है? हायर कोर्ट के पास। तो वैसे तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के वर्ड्स ही ऐसे हैं कि आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे और याद भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्यों आया था, क्योंकि अगर हमारे जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट होते हैं, तो वो अगर कभी भी हमारा कुछ अधिकार वायलेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, हम पे क्यों चिल्लाए? तो अब चिल्लाएंगे तो वो सामने वाला पूछेगा ना, तो क्यों चिल्लाए भाई? क्योंकि तुमने हमारे जो राइट्स हैं उन्हें हमें इससे छीनने की कोशिश की है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हमने जाना कि 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, जिसमें नंबर 1 है राइट टू इक्वालिटी, ई फॉर इक्वालिटी, ई फॉर ईप आउट, इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम से एफ फॉर फ्रीडम, एफ फॉर फॉलिक, इससे याद रखेंगे। और फ्रीडम में किस चीज की फ्रीडम है, कौन सी 6 फ्रीडम्स है उसके बारे में याद रखेंगे, सामर्थ्य से। और एक चीज जो इसमें याद रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 21 के बाद आर्टिकल नंबर 21A आएगा, राइट टू एजुकेशन। फिर याद रखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो क्या कहते हैं? टेक केयर, तो उससे याद रखेंगे TC। नेक्स्ट याद रखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है तो मोदी जी याद आ जाएंगे, तो PM की TI। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे एजुकेशनल राइट्स है वो मेरे हैं, यानी हम सबके हैं, तो मी से याद रखेंगे उसे, या जो मी टू मूवमेंट हुई थी उससे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट इसमें फिर उसके बाद याद रखेंगे कि आर्टिकल नंबर 31 को ओमिट कर दिया गया है, किससे? 44th अमेंडमेंट से। फिर उसके बाद याद रखेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसमें क्या आएगा? रिट्स आएंगी 6, उन 6 रिट्स का नाम क्या है? रिट ऑफ हेबस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यू वारंटो, रिट ऑफ सर्टियोरी। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, पहले तो एक बार पूरी तरह से वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए, इसे लिख के देखिए। जो पहला वर्ड है, जैसे ईप आउट लिखा और ई के साथ इक्वालिटी लिख लिया, प्रोहिबिशन, और बाकी जो टॉपिक है वो अपने मन में बोलिए। इसे अगर आप 2 बार भी लिख, एक बार हो सकता है कि आप कुछ गलतियां करें, दूसरी बार कुछ गलतियां करें, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि तीसरी बार आप इसको पूरा लिख पाएंगे और ये टॉपिक आपको उम्र भर के लिए याद हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की भी एक ऐसी ही ट्रिक दूंगी। तब तक के लिए इसे अच्छे से समझिए, और अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाने का। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।